हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आप जानते हैं कि फिजिक्स की शुरुआत है, तो जो चैप्टर है हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों का, वो गुरुत्वाकर्षण शुरू कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशन। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताते हैं कि जो आपका 11 का क्लास 11th का फिजिक्स है, 2 भागों में बटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बुक लिए होंगे आप तो देखेंगे। तो पार्ट 1 में जो सबसे लास्ट यूनिट है, यानी सबसे अंत में है, वो है गुरुत्वाकर्षण। सबसे सरल यूनिट भी है। सरल क्या है वो आपके पढ़ने के हिसाब से है। तो गुरुत्वाकर्षण है मतलब भाग 1 जो है आपका फिजिक्स का, उसका जो लास्ट यूनिट है वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। वही हम शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से रेगुलर बराबर देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा। तो और एक चीज, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है इस बार 30% कम भी हुआ है। आप लोग नेट पे सर्च करके क्या मतलब लेस हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्रत्येक यूनिट में भी लेस हुआ है, यहाँ पर भी लेस हुआ है, गुरुत्वाकर्षण में भी काफी लेस हुआ है। मतलब कुछ बहुत से टॉपिक कट गए हैं, जैसे केपलर का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हायर क्लास में भी उसको पढ़ेंगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं हायर क्लास में तो वो भी उसको लेस किया गया है। तो हम जो भी होगा जरूरी वो आपको बताएंगे, लेकिन आप वीडियो रेगुलर देखेंगे। और जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ना चाहते हैं वो कॉपी पेन लेकर के बैठें तो और बढ़िया होगा, मतलब अच्छे से समझ में आएगा। नोट भी करेंगे तभी तो। वीडियो देखने का मतलब वो तो फिर हो गया कि पिक्चर देखो जाए तो है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वीडियो क्लिक करके 2-4 मिनट देख के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उसका। नोट करेंगे आप तो फिर कुछ मतलब निकलेगा। तो देखते हैं। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट भाग का या फर्स्ट पार्ट का लास्ट यूनिट गुरुत्वाकर्षण। अब यही गुरुत्वाकर्षण किसी किसी बुक में 2 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है, किसी में 1 में। तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आपकी बुक में कोई भी बुक लिए हो, बुक में देखिएगा जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो टॉपिक पढ़ते चलिए, उसके आगे पढ़ते चलिए। तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पुरानी बुक कोई भी है, नहीं तो एनसीईआरटी आप लीजिए सरकारी वाले, या कोई भी लीजिए जिनको उससे नहीं मतलब है, टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है। तो थोड़ा बहुत और एक चीज बता देते हैं, जो क्लास 9th में आप फिजिक्स पढ़े हैं वो लगभग मैकेनिक्स कहा जाता है उसको। तो जो 11th में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा 9th वाला ही सब कुछ है यहाँ पे। यानी कि जो 10th में फिजिक्स पढ़े हैं वो यहाँ पर आपको कुछ भी कोई भी पार्ट उसका नहीं मिलेगा। वो आपको 12th में मिलेगा, यानी कक्षा 12 में मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल यहाँ मैकेनिक्स भरा हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है। जो 9th में वो 11 में और जो 10th में वो 12 में। तो ये ऐसे ही है, पूरे टॉपिक मिलेंगे आपको। तो नोट करेंगे आप, वीडियो रेगुलर देखेंगे तो हो सकता है कि एक यूनिट ही अच्छे से समझ जाएं आप। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, हम तो पढ़ाएंगे। तो इतना समझ लीजिए। और आप ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसके बारे में लोअर क्लास में, क्लास 9th में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहले तो जो 1-2 हेडिंग आएगी वो क्लास 9th का ही आएगा। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते भी हैं। न्यूटन का नाम आता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। कैसे पता चला था हमको, जो है वो क्या होता है, वो सेब के गिरते हुए उन्होंने देखा था पृथ्वी की तरफ। जैसे सेब कहीं बैठे थे तो सेब गिरा था, बहुत सुन चुके हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा, मतलब उस पर अपना दिमाग लगाया कि सेब अगर पेड़ से टूटा तो जमीन पे क्यों गिरा। अब आप लोग कहोगे कि जमीन पर तो गिरेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें कारण है। कोई भी चीज नीचे ही गिरती है, तो ये सब कारण है जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो उन्होंने फिलहाल वहीं से उनका दिमाग काम किया था, ऐसा माना जाता है। तो वहीं से उनका दिमाग काम किया था कि जो है वो पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरा। आगे चल करके उन्होंने इसके बारे में बताया, नियम बताया और बहुत कुछ। न्यूटन का नियम यही नहीं आता है, बहुत जगह न्यूटन का नियम है। फिजिक्स और मैथ में खूब चलते हैं, फिजिक्स में तो ज्यादातर है। बहुत जगह न्यूटन मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है, सुन चुके हैं, अभी बहुत से न्यूटन आएंगे। तो बहुत जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने देखा था कि जो
पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। सबसे पहला उनका जो संकल्पना था, विचार था, वो यही था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो सही बात है, खींचती है, तो उस पर अपना नियम दिया। उसके बाद में उन्होंने कुछ दिनों के बाद में उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं या जितने भी वस्तु हैं या जितने भी पदार्थ हैं या जो कुछ भी है, वो सब में अपनी आकर्षण शक्ति होती है। जैसे पृथ्वी में अपनी आकर्षण शक्ति है, तभी तो दूसरी वस्तु को अपना खींच रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं या कोई कण है, सब में आकर्षण शक्ति पाई जाती है। यानी कि अगर ये मार्कर है, तो मार्कर है पूरा ना, तो ये मार्कर में भी अपनी आकर्षण शक्ति है। और हम है ना, तो हम भी कोई वस्तु है, हम भी तो किसी कण से मिलके बने हैं ना, तो हम में भी आकर्षण शक्ति है। आप हैं तो आप में भी आकर्षण शक्ति है। अब कहेंगे ना कि अगर आप में आकर्षण शक्ति है तो इसको छोड़ते हैं तो नीचे क्यों जाता है, नीचवा नहीं जाना चाहिए ना। अगर हम में आकर्षण शक्ति तो हमको ऐसे इधर आ जाना चाहिए, तो वो अलग बात है। वो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, वो हम लोगों से पता नहीं कई गुना बड़ा है, उसको कह पाना भी मुश्किल है। तो जिसका अब वो बल कितना लगाएगा, कोई वस्तु दूसरे वस्तु को मतलब खींचेगा, इतना तो कन्फर्म है, बल लगाता है, ये हम पे बल लगा रहा है। और जो कुछ भी है, दीवार है, घर है, सब कुछ अपनी तरफ, सब में खींचने की शक्ति पाई जाती है। ये अगर ऐसा ना होता तो मानव का दैनिक जीवन ही असंभव हो जाता है। अभी तो आप फिजिक्स की शुरुआत किए हैं, लेकिन ऐसा है कि ये अगर हम अलग कर दिए हैं तो ये जो है हमको भी खींच रहा है और हम इसको भी खींच रहे हैं। अब रिजल्टेंट क्या होता है इसको छोड़ने के बाद, ये नीचे जाता है। नीचे इसलिए जाता है क्योंकि पृथ्वी खींच लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हम दोनों का ये जो पूरा बल लग रहा है, उसमें पृथ्वी का जो बल है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि पृथ्वी हम लोगों से बहुत बड़ा है, द्रव्यमान उसका बहुत ज्यादा है। तो उसका जो आकर्षण बल है, यानी इसी को क्या बोलते हैं लोग, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी का बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इसको भी खींच लेता है। तो कहने का मतलब ये है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल हम केवल पृथ्वी के लिए नहीं पढ़ते हैं। आई बात समझ में? ज्यादा एग्जाम्पल तो हम पृथ्वी का देते हैं, लेकिन जो नियम गुरुत्वाकर्षण का बना वो केवल पृथ्वी के लिए ना बना, ब्रह्मांड में स्थित किसी भी दो कणों के बीच के लिए बनाया गया है। आई बात समझ में? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल को पहले कहेंगे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अगर पूछा जाता है और गुरुत्वाकर्षण नियम पूछा जाता है, तो ये नियम ये है और बल ये है। बल का मतलब ये है, फिर वही जो हमने आपको व्यवहारिक भाषा में बताया वही है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण या प्रत्येक पिंड या हर एक पिंड में अपनी आकर्षण शक्ति पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी कण है, कोई भी पदार्थ है, सब में खींचने की शक्ति पाई जाती है, सब में आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है। आई बात समझ में? ये केवल पृथ्वी में ही नहीं पाई जाती है। जनरली हम लोग पृथ्वी के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का बल प्रभावी हो नहीं पाता है जब हम लोग पृथ्वी पर अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो बात समझ में? तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण पिंड में आकर्षण शक्ति पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्वीय बल बोलते हैं। आई बात समझ? इतना दिमाग में रखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो हर एक ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कण हो, हालांकि ये पदार्थ है ना प्लास्टिक से मिलकर बना है, प्लास्टिक भी किन्हीं परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, परमाणु भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से मिलकर के बने होंगे, तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों में भी आकर्षण शक्ति पाई जाती है। तो ये लोग जो हैं, कुल मिला के कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये केवल पृथ्वी के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांड में स्थित हर एक कण के लिए है। अब जो बल है वो कितना लगता है, किन्हीं दो कणों, पदार्थों, द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है वो कितना लगता है, वो न्यूटन ने अपना दो नियम दिया, एक साथ नियम लिखे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, या ऐसे लिखिए न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो भी कहें सब सही है।
सार्वत्रिक क्यों लिखा गया? सार्वत्रिक इसलिए लिखा गया है कि ये सभी जगह एप्लीकेबल है, यानी सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अंतरिक्ष में किसी ग्रह पे करें, चंद्रमा पे करें, सूर्य पे जा करके करें, जहां आप जा पाए वहां करें, जो इन्होंने नियम बनाया वो सब जगह लागू होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक नियम बोलते हैं। या केवल इतना कहेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहेंगे। जब बल केवल पूछा जाएगा तो इतना लिखेंगे, और जब नियम पूछा जाएगा तो इसको लिखेंगे। आइए ना बात समझ में? नियम पूछा जाएगा तो परिभाषा नहीं लिखेंगे, ये गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा है, और बल कैसे कैसे लगता है उसका नियम क्या है वो नीचे लिखा गया है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले दो पार्टिकल लिया या दो पदार्थ लिया या दो पिंड लिया, जिनका द्रव्यमान उन्होंने माना कि एक द्रव्यमान जो है m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, और वो दोनों जो है परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं? स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, वो ये वाला इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा, तो बीच में एक बल कार्य करेगा। वो बल कितना होगा और कैसे लगेगा वो उनके नियम में बताया गया है। तो उन्होंने बताया, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, बार बार कर रहे हैं, आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। इसको अब यहाँ पर बहुत डीपली समझना है। वहां रट्टा मार लेते, ऐसे कर लेते, यहाँ समझ करके आपको पढ़ना है। तो बल लग गया इन्हीं दो पदार्थों के बीच में, बल की परिभाषा होगी, कितना बल कैसे लगेगा? किसी दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समझ में कि जो इन दोनों के बीच बल लग रहा है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जो कि यहाँ पर लिखाया गया है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि जो इनके बीच बल कार्य कर रहा है वो इन दोनों द्रव्यमानों, दोनों पिंडों या कण माने, द्रव्यमान माने, पदार्थ माने, जो कुछ भी मान गए वो माने, इनके गुणनफल के समान। द्रव्यमान हमने क्या माना है? m1, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 माना है। तो इनके द्रव्यमानों का ये गुणनफल है और इसी के समानुपाती क्या होगा? बलयप होगा। बलयप क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लिखा गया। इसी में दो नियम है, देखिए, गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है, इंग्लिश में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती भी आप कह सकते हैं। फिर कहा तथा जो बल है वही तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी कितना है? r है, उसके वर्ग और वर्ग का व्युत्क्रम, यानी f जो होगा वो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन हम व्युत्क्रम बोलेंगे इसको, 1/r²। बीच की दूरी है r, उसका वर्ग और का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब 1 के बटे लिख दिए तो वो व्युत्क्रम हो गया। इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कैसे पढ़ेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको ऐसे बोलते हैं। इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी इंग्लिश में कहा जाता है, फिजिक्स की भाषा में व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये दोनों निकल के आए हैं। ये जो भाषा यहाँ लिखा गया है उसी का ये मैथमेटिक्स कार्य है। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल है, गुणे का चिन्ह है ना, पॉइंट लगाए हैं, गुणे का चिन्ह है। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? बल F। कौन क्या बल है? वो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है। हमने दो पिंड लिया, उन दोनों का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 माना, उनके बीच की दूरी r माना, और मान लेंगे उनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है? F कार्य कर रहा है। तो ये होगा इनके नियम से। यहाँ क्या लिखेंगे? गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। अब आप इतना जरूर नोट करेंगे, इसके बाद में फिर आप देखेंगे ऊपर। तो आप ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं, सार्वत्रिक नियम से ये हम लोग लिख चुके हैं। अब इन दोनों को हम साथ साथ में लिखते हैं। जैसे दोनों अलग अलग लिखे गए ना,
दोनों नियमों को साथ साथ में लिखने पर लिखेंगे, या दोनों समीकरणों को साथ में लेने पर, या दोनों नियमों को साथ में लेने पर, दोनों समीकरण उसको भी मान सकते हैं या नियम, या दोनों नियमों को आप नोट भी करते चलेंगे और समझते भी चलते चलेंगे, क्योंकि हम उस तरीके से लिख रहे हैं। तो नियमों को साथ में लिखने पर, इन दोनों नियमों को हम साथ में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों चीज एक में लिखा है, ध्यान से देखो, ये अंश में था M1 M2, यहाँ अंश ये है और ये 1/r स्क्वायर, इसको यहाँ कर दिए तो ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जब हम समानुपाती चिन्ह का या अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो समानुपाती चिन्ह है उसको हम हटा करके बराबर लगाते हैं, तो इस नियम को या समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम अपने पास एक कांस्टेंट लेते हैं या कोई भी कांस्टेंट लेते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम लोग प्रैक्टिकल से प्राप्त करते हैं। तब कहते हैं कि ये कम यहाँ कितना मान रख दिया जाए कि ये बराबर इसके हो जाए, बात समझ में। तो ये प्रैक्टिकल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ भी एक समानुपाती चिन्ह आएगा या बराबर का चिन्ह लगाएंगे जिसको हम लोग कैपिटल G मानते हैं, और M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में, कैपिटल G माना गया है। G क्या है? कांस्टेंट या नियतांक है। कैपिटल G एक सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। और सार्वत्रिक नियतांक ये है, अब इसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम में आया है। जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बात समझ में। जी क्या है? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि अब आप जानते हो कि कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। सार्वत्रिक यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो न्यूटन का नियम, हम जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसको चाहे पृथ्वी पर अप्लाई करें, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी जाकर के दूसरे ग्रह पे जाकर के अप्लाई करें, दो ग्रहों के बीच में अप्लाई करें, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में अगर हम बल निकालें तो कैपिटल G की जो भी वैल्यू होती है वो बदलती नहीं है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, G को, कैपिटल G को। और कांस्टेंट ग्रेविटी का कांस्टेंट है, इसीलिए इसको कैपिटल G से दर्शाया गया है। जनरली आप लोग जानते हैं K से या C से कांस्टेंट को लिखा जाता है। तो G जो है एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अब इसकी वैल्यू भी होगी, जो G की वैल्यू मानी गई वो G का जो मान है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू भी होती है। मात्रक यहीं से निकाला गया है। G का मात्रक आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। देखो अगर G को यहीं रहने दें तो F इंटू R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 बनेगा। तो G F का मान न्यूटन, मात्रक न्यूटन, ये यहाँ जाएगा तो मीटर स्क्वायर होगा ना, और ये द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान यानी किलोग्राम गुणे किलोग्राम, तो किलो बटे किलोग्राम स्क्वायर आएगा। यानी कैपिटल G का जो मान आएगा वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इतना मात्रक आया। तो ये जो है ये किसी दो वस्तु जिनका द्रव्यमान M1 और M2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो इनके दोनों के बीच में जो बल लगेगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो इतना न्यूटन लगेगा। ये क्या है? यही गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला है, और जो नियम से ही तो ये फार्मूला बन करके आया है, इसीलिए ये इतना बल लगेगा। अब देखिए, अगर आप हैं एक पृथ्वी, भले आप पृथ्वी पर खड़े हैं, तो आपके और पृथ्वी के बीच में बल ज्ञात करना है कि कितना लग रहा है। तो एक M1 क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। M1 जो द्रव्यमान, हम पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेंगे, और M2 क्या करेंगे? अपना द्रव्यमान ले लेंगे। तो हमारे और पृथ्वी के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकल जाएगा। बात समझ में। ऐसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है
तो वो भी हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी यहाँ ले लेंगे और यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान और यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान, फार्मूले में जी का मान ये रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान के बीच में बल निकल जाएगा। इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बोलते हैं और जी को सार्वत्रिक, यानी कि मतलब ये हर एक पार्टिकल, हर एक कण, हर एक, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, तो वो सबके लिए भी एप्लीकेबल है। इसीलिए इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियम बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, यानी प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। इसको हम लोग जो है वैद्युत बल या चुंबकीय बल से तुलना करते हैं। यानी कि जैसे चुंबकीय बल होता है ना, तो चुंबक के बारे में 10th में आते हैं, तो चुंबक जो होते हैं ना, तो उसमें आकर्षण बल भी होता है और विपरीत ध्रुव आते हैं तो आकर्षण, समान प्रकार के ध्रुव आते हैं तो प्रतिकर्षण बल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कभी प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, आकर्षण ही लिखा गया है, क्योंकि गुरुत्व धन आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण मतलब ये हमेशा खींचने का लगता है। तो जो न्यूटन का नियम है वो हमेशा केवल और केवल आकर्षण बल के लिए ही है। अब आप जानते हैं कि ये अगर r बढ़ा दें, ये दोनों वस्तु थे इतनी दूरी हो गई, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, अब ये f। तब देखिएगा जो यहाँ f लगेगा ना, ये r अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, हम कैपिटल R मान लिए हैं। तो अब ये f यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, f यहाँ ज्यादा है, यहाँ f कम हो गया। क्यों? क्योंकि r का मान बढ़ गया। इस फार्मूले में देखो r का मान बढ़ाओगे और उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ा होगा, और किसी निश्चित संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या से जब भाग दोगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, क्योंकि m1 और m2 बढ़ा नहीं है। आई बात ना बात समझ में, यानी दूरी जब बढ़ेगा तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ कम हो जाएगा। द्रव्यमान की बात करते हैं, यहाँ 1 किलोग्राम था और यहाँ 2 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के दो वस्तु थे मान लेते हैं। अब देखो इसको यही रहने देते हैं और इसको कैपिटल एम कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि एम से ये स्मॉल एम से और ये बड़ा है m1 m2, बीच की दूरी r ही है। भले इसको हम ना बदलें, लेकिन m1 और m2 को जब बदलेंगे ना, तो ये अगर ये 2 किलो था और ये 2 किलो था तो 2 दूनी 4 आएगा, ये 5 किलो हो गया और ये 5 किलो तो 25 आएगा। तो यानी ये अंश बड़ा हो गया और हर दूरी वही थी, तो हर तो उसी से भाग करेंगे तो ये अमाउंट m1 और m2 क्या होगा, बढ़ने के साथ ये जो उनके बीच में बल लगने वाला है वो बल ज्यादा लगेगा। इसीलिए जब पृथ्वी का बल प्रभावी होता है तो ये मार्कर हमारे और आपके पास ना जा करके पृथ्वी के पास जाएगा। आई ना बात समझ में? तो ये है, तो यही है जो हमारे थोड़ा सा समझाने का तरीका था। तो इतना आप जानेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो केवल पृथ्वी या अन्य ग्रहों के लिए ना होकर के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जो कण होते हैं उन सबके लिए ही ये अप्लाई होता है। और ये इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, इसका मान इतना होता है। तो ये हर एक चीज, ये फार्मूला सब चीजों पर अप्लाई होगी, चाहे पृथ्वी ग्रह उपग्रह सब पे, पृथ्वी पर आप हैं या दोनों पृथ्वी पर हो सकते हैं, ये सबके बीच में बल को निकाल करके लाएगा। बात समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। एक चीज और, गुरुत्वाकर्षण बल किसी मीडियम पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि दो सिस्टम जो है आप वायु में रखें, पानी में रखें, निर्वात में रखें, तो उनके जैसे ये दो वस्तु है ना, इनके बीच में बल यहाँ लग रहा है, हवा है, निर्वात में रख देंगे तो जितना बल है उतने लगेगा, पानी में ले जाकर के दोनों सिस्टम को रख देंगे ना तो उतने बल लगेगा। आई बात समझ में? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है कि वो जिन दोनों वस्तु के बीच में हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल रहे हैं वो किस माध्यम में रखा गया है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक चीज यहाँ और आता है कैपिटल जी की परिभाषा। कैपिटल जी की परिभाषा पूछा जाता है, कैपिटल जी की परिभाषा। अब कैपिटल जी की परिभाषा इसी फार्मूले से हम देते हैं। देखो कैपिटल जी की परिभाषा कैसे देते हैं, कैपिटल जी की परिभाषा यहाँ से हम पक्षांतर करके जी बराबर लिख देते हैं। तो जी बराबर जो लेकर के आओगे है ना, तो एफ आर स्क्वायर अपान m1 एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब देखो मान लेते हैं कि माना m1
बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम, है ना, तथा स्मॉल r बराबर 1 मीटर। इतना हम मान लेते हैं किसमें, इस फार्मूले में। तो यहां से क्या आएगा, g बराबर f। कैपिटल जी की परिभाषा हम इस फार्मूले से देंगे, g बराबर इतना आएगा, इसको पक्षांतर करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ f बराबर, f को f ही रहने देते हैं, रहेगा ही, क्योंकि कहाँ पता है कि 1 किलोग्राम के बीच में कितना बल लगेगा। तो r मतलब जो बीच की दूरी था, हमने मान लिया कि जो दो वस्तु हैं उनके बीच में क्रमशः 1 मीटर की दूरी है, और जो दोनों वस्तु रखे गए हैं वो 1-1 किलोग्राम के हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो दोनों वस्तु हैं वो 1-1 किलोग्राम के हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो जो कैपिटल G होगा वो F के बराबर होगा, यानी जो F होगा वही कैपिटल G होगा। यानी कि अब देखो गुरुत्वाकर्षण, अब कैपिटल G को हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है। देखो हम परिभाषा बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है जो 1-1 किलोग्राम के दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर लगता है। अगर बात समझ में, अरे भाई इसको देखो और इसको देखो, यह कब बराबर हुआ है, G के, तब जब दोनों द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम के हैं और परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो जो उनके बीच में बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगर बात समझ में, तो कैपिटल G की परिभाषा ऐसे करते हैं, लिख भी देते हैं हम। जब कैपिटल G की परिभाषा ऐसे लिखेंगे, अगर पूछा जाता है, यही समझने वाली चीजें हैं। जब किसी दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 1 द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो यहाँ यदि लिखते हैं, यदि तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के बराबर होता है। यही G की परिभाषा है। आप परिभाषा में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है जो 1-1 किलोग्राम के दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर लगता है। अगर बात समझ में, तो दोनों बात एक हैं, चाहे ऐसे लिखें या जो हम अभी बोले हैं उसको ऐसे लिखें। तो ये कैपिटल G की परिभाषा हो गई, ये कहीं बदलता नहीं है, इसलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और जो इसके बारे में हमने आपको बताया है, दूरी बढ़ने पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ता है। अगर यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे तो ये सब चीजें हुई। आप बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे तो आप ये जो वाला चैप्टर जो है ना, वो यहाँ से पढ़ना आप बुक से शुरू कर दिए तो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अगर यहाँ तक पहुँचे हैं देख करके तो वीडियो को लाइक कर दें और जो है कमेंट कर दें कि हाँ सर कुछ समझ में आया। समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।